नमस्कार, मेरा नाम है चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। स्वागत है संध्या समाचार में। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायकों के घर बंगाल सीआईडी का छापा, कई दस्तावेज जब्त, अनूप सिंह ने दर्ज कराया बयान। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश से जुड़े कैश कांड में बंगाल सीआईडी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी टीम ने कांग्रेस के निलंबित विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कश्यप व नमन विकसल कोंगाड़ी के रांची के सरकारी आवास और पैतृक घरों में छापेमारी की। इस दौरान क्या मिला, इसका खुलासा सीआईडी ने तो नहीं किया, पर सूत्रों का कहना है कि राजेश के आवास से जमीन के कई कागजात बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सीआईडी की 4 सदस्यीय टीम 12:30 बजे जामताड़ा में इरफान अंसारी के आवास में घुसी। 3 घंटे तक चली कार्रवाई में टीम ने कई कागजात खंगाले, सीसीटीवी फुटेज की जाँच की। हालांकि टीम ने कोई भी दस्तावेज व अन्य सामान जब्त नहीं किया। इस दरमियान अलमीरा को खोलने के लिए मधुपुर से चाबी मंगवाई गई व जाँच की गई। इधर नामकुम में जब राजेश के घर टीम पहुंची तो घर में कोई नहीं था। राजेश की मां के धान रोपनी कर लौटने के बाद टीम घर में घुसी। रात 9 बजे तक चली छापेमारी के दौरान टीम ने मोबाइल, एटीएम, क्रेडिट कार्ड समेत 2 जमीन के दस्तावेज जब्त किए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब महीने के तीसरे शनिवार को स्कूलों में होगी छुट्टी। विभाग ने जारी किए निर्देश। शिक्षक संघों की मांग पर सरकार ने लिया फैसला। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब हर माह के तीसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी। इस दिन 9 शिक्षक स्कूल आएंगे और 9 ही विद्यार्थी। पठन पाठन का कार्य नहीं होगा। वहीं अन्य शनिवार को जो पूर्व में हाफ डे स्कूल होता था वह अब नहीं होगा। अब शनिवार को भी अन्य दिनों की उपेक्षा फुल डे क्लास का संचालन होगा। क्लास का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि राजकीय कृत विद्यालयों में हर शनिवार को सामान्य दिनों में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कक्षा निर्धारित की गई थी। वहीं मॉर्निंग की व्यवस्था में सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक कक्षाएं होती थी। अब इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। अब स्कूलों का संचालन शनिवार को भी अन्य दिनों के अनुसार ही होगा और फुल डे क्लास चलेगी। वहीं हर माह के तीसरे शनिवार को स्कूलों में अवकाश रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र कर्मचारियों के लिए बुरी खबर। 8वां वेतन आयोग लाने से केंद्र ने किया साफ इनकार। पिछले काफी समय से यह चर्चा थी कि जल्द ही केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लाएगी, लेकिन अब अटकलों का दौर समाप्त हो गया है और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग गठित करने पर विचार नहीं कर रही है। इस बात की जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी है। छत्तीसगढ़ के बख्तर से कांग्रेस सांसद दीपक बैज और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने एक सवाल में केंद्र से पूछा कि क्या वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रख रहे हैं ताकि इसे 2026 में लागू किया जा सके। चौधरी ने इस सवाल के लिखित जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि इसे 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सकता है। यह पूछे जाने पर कि क्या बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए केंद्र द्वारा अन्य उपाय किए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर महंगाई भत्ते यानी डीए का भुगतान किया जाता है और महंगाई की दर के आधार पर हर 6 महीने में डीए की दर को समय समय पर संशोधित भी किया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नौकरी का संकट गहराया। भारत में 69% नौकरियां खतरे में, सामने आई चौंकाने वाली ये रिपोर्ट। भारत में नौकरी के संकट को लेकर एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 69% नौकरियां खतरे में है, जिसका सबसे बड़ा कारण ऑटोमेशन है। ये स्थिति तब है जब देश अपने अपेक्षाकृत युवा कार्यबल के साथ अगले 20 वर्षों में 160 मिलियन नए श्रमिकों को जोड़ने के लिए तैयार है। फ्यूचर ऑफ जॉब फोरकास्ट ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि देश की मुख्य प्राथमिकता 2040 तक 1.1 बिलियन की कामकाजी आबादी तक पहुंचने के लिए कार्यबल में प्रवेश करने वाले नए श्रमिकों को समायोजित करने के लिए रोजगार सृजन करना होगा। विश्लेषक माइकल ओ ग्राडी ने कहा कि भारत का कार्यबल युवा है, जिसकी औसत आयु 38 वर्ष है और इसकी कामकाजी आबादी अगले 28 वर्षों में 160 मिलियन तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर घटकर केवल 41% रह गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया भर में गूगल सर्च इंजन हुआ डाउन, हजारों यूजर्स परेशान, ट्विटर पर दिए ऐसे रिएक्शन। मंगलवार यानी 9 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे दुनिया भर में सर्च इंजन गूगल लगभग 10 मिनट के लिए डाउन हो गया। हालांकि कंपनी ने तत्काल इस दिशा में कदम उठाया, जिसके चलते गूगल की सर्विसेज ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। वहीं सर्विस के अचानक डाउन होने के चलते ग्लोबली कई सारे यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब तक डाउन होने का कारण पता नहीं चल पाया है। गूगल डाउन के दौरान यूजर्स कुछ भी सर्च कर रहे थे तो उन्हें स्क्रीन पर 500 दैट एन एरर मैसेज मिल रहा था। गूगल यूजर्स अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च में आ रही दिक्कत के बारे में लिख रहे थे और इसे रिपोर्ट करने के लिए भी कह रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड जनजातीय महोत्सव की तैयारियों का किया निरीक्षण, दिया ये निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन सोमवार शाम को मोरहाबादी मैदान पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9-10 अगस्त 2022 को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले झारखंड जनजातीय महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच की सजावट, विभिन्न स्टॉलों की जानकारी, अन्य साज सज्जा, आगंतुकों के आने जाने के बैठने की व्यवस्था, फूड सेंटर, सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी जरूरी पहलुओं को बारीकी से देखते हुए वहां मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महोत्सव में झारखंड सहित अन्य राज्यों से पहुंचे अतिथि सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का स्वागत एवं सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दर्शकों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सी लगाएं, आमजन का भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। झारखंड के 19,000 होमगार्ड के लिए गुड न्यूज, जल्द बनाए जाएंगे राज्यकर्मी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से मांगा सुझाव। झारखंड के 19,000 होमगार्ड जवान जल्द ही वॉलंटियर से राज्य कर्मचारी बनाए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने इसकी पहल की है। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों से पत्राचार कर रिपोर्ट और सुझाव मांगा गया है। पत्र में इस बात को इंगित किया गया है कि होमगार्ड के वर्तमान मॉडल को अपडेट करने के लिए 1965 और 1969 बिल में संशोधन की जरूरत है। यह दोनों बिल गिरी रक्षकों को स्वयंसेवी का दर्जा देती है। मंत्रालय ने सभी होमगार्ड कमांडेंट से दोनों ही बिल की समीक्षा के लिए सुझाव मांगे हैं। सुझाव के साथ साथ 20 अगस्त तक गृह रक्षकों को उनके राज्यों में क्या सुविधाएं मिल रही है, इसे भी रिपोर्ट बनाकर सौंपने को कहा गया है। झारखंड में 4,000 महिला और 15,000 पुरुष होमगार्ड जवान हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावन की अंतिम सोमवारी को बाबा धाम में 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। श्रावणी मेले की अंतिम सोमवारी को बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण करने के लिए कांवरियों का आवागमन लगातार होता रहा। वहीं पूर्व निर्धारित रूट लाइन से श्रद्धालुओं को सुलभ व सुरक्षित जलार्पण कराया जा रहा था। पट खुलने के पूर्व कांवरियों की कतार नंदन पहाड़ सर्किल के पास पहुंच गया था। चुस्त व्यवस्था के तहत रात 10:30 बजे तक कुल 2,97,605 कांवरियों ने बाबा का जलार्पण किया। इसमें से मुख्य अर्घा के माध्यम से जलार्पण करने वाले भक्तों की संख्या 1,99,753 रही, जबकि बाह्य अर्घा के द्वारा 97,852 कांवरियों ने जलार्पण किया। वहीं 5,000 से अधिक कांवरियों ने शीघ्र दर्शनम पास लेकर जलार्पण किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में बदले ट्रैफिक रूट, विश्व आदिवासी दिवस और मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजधानी रांची में मुहर्रम और विश्व आदिवासी दिवस को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही आदिवासी दिवस के अवसर पर यातायात व्यवस्था बाधित न हो, इसको लेकर वैकल्पिक बदलाव किया गया। शहर के ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसको लेकर प्रत्येक चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है और रांची पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 और 10 अगस्त मोरहाबादी मैदान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों के आने की संभावना है। संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था में आंशिक बदलाव किया गया है। आदिवासी दिवस के कार्यक्रम को लेकर मोरहाबादी इलाके में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही शहर में 17 स्थानों पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। इसके साथ ही दूसरे जिले और शहरी क्षेत्र से कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के लिए मोरहाबादी मैदान के आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ता होगा गेहूं, आयात ड्यूटी में रखकर कर सकती है कटौती। गेहूं की बढ़ रही कीमतों को काबू में करने की योजना है। इसके लिए सरकार गेहूं आयात पर 40% ड्यूटी को खत्म कर सकती है। इसके साथ ही 2022 में
इसी के साथ कारोबारियों के लिए भंडार पर सीमा भी लगा सकती है। गेहूं के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में इस समय कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। भीषण गर्मी के चलते फसल के नुकसान को देखते हुए सरकार ने मई में गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके घरेलू कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी है। कारोबारियों ने कहा, अगर सरकार आयात ड्यूटी हटाती है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होती है तो त्योहारी सीजन में आयात शुरू हो सकता है। इस समय घरेलू बाजार में भाव ज्यादा हो जाते हैं। सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार गेहूं के भाव को नीचे लाने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल की तरह अब बिजली कंपनी भी चुनने की होगी आज़ादी, पर करना होगा थोड़ा इंतजार। पिछले 3 वर्षों तक सोच विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बिजली विधेयक 2022 पेश तो कर दिया, लेकिन विपक्षी दलों ने भारी विरोध की वजह से इस पर वोटिंग करवाने के बजाय संसदीय समिति को सौंपने का फैसला किया है। एक ही बिजली वितरण क्षेत्र में एक से ज्यादा कंपनियों के प्रवेश को खोलने और बिजली वितरण कंपनियों को समय पर राज्यों की तरफ से भुगतान करने की व्यवस्था करने वाले इस विधेयक के खिलाफ कई राज्यों में बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने हड़ताल भी आयोजित किया था। बिजली मंत्री आर.के. सिंह का कहना है कि अगले 8 वर्षों में देश में बिजली उत्पादन की क्षमता को दोगुना करने के लिए जरूरी भारी निवेश जुटाने में यह विधेयक काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। यह विधेयक आम ग्राहक को टेलीफोन मोबाइल प्रदाता कंपनी की तरह बिजली वितरण कंपनी को चुनने का विकल्प देगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में वापसी करने जा रहा है टिकटॉक। जानिए क्या होगा इस बार खास। BGMI को हाल ही में इंडिया में प्रतिबंधित कर दिया गया था। नाम बदलकर इंडिया में वापसी करने वाले ऐप्स की लिस्ट में इस गेम का नाम सबसे ऊपर था। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से रिमूव भी कर दिया गया था। ऐप को शुरू से ही PUBG मोबाइल का देसी वर्जन कहा जा रहा है। PUBG मोबाइल इंडिया में सबसे अधिक पॉपुलर मोबाइल गेम में से एक था। उस दौर में एक और नाम था जिसकी चर्चा भी खूब की जा रही थी। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक की। साल 2020 में बैन होने वाले ऐप्स की लिस्ट में टिकटॉक का भी नाम शामिल था। इस ऐप को इंडिया गवर्नमेंट ने वर्ष 2020 में 58 दूसरे ऐप्स के साथ नेशनल सिक्योरिटी कारणों से प्रतिबंधित कर दिया था। अब ऐसी खबरें आ रही है कि यह ऐप वापसी करने वाला है। कुछ माह पूर्व टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ByteDance भारत में वापसी के लिए मुंबई की एक कंपनी से बातचीत करने में लगी हुई थी। स्काई स्पोर्ट के CEO शिव नंदी ने टिकटॉक की इंडिया में वापसी की पुष्टि कर दी है। शिव नंदी ने इस बारे में बोला कि टिकटॉक इंडिया में वापसी की तैयारी में है। जहां अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने यह भी बोला है कि टिकटॉक भारत में वापसी को तैयार है। ऐसी स्थिति में BGMI भी 100% वापस आएगा।